हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पढ़ना है, जैविक खाद के बारे में। लेकिन उसके पहले पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमारे छूट गए थे, उसको पहले हम कवर करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखना, जब हमने आपको एलिमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, मोबाइल एलिमेंट, ई मोबाइल एलिमेंट, और थर्ड कैटेगरी इंटरमीडिएट रखा था अपन ने। तो मेनली यहां पर मोबाइल एलिमेंट और ई मोबाइल कौन है, इससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस एलिमेंट की कमी का लक्षण पहले अपने को मैच्योर लीफ में दिखाई देगा और कौन सा एलिमेंट है जिसकी कमी का लक्षण अपने को यंग लीफ में दिखाई देगा। ठीक, इससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहां पर देखो, बार बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, पहले अपन आंसर को दिमाग में बैठा लें, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन ये रहता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी का करेक्टर पहले अपने को दिखाई देगा मैच्योर लीफ में। कहां पर दिखाई देगा पहले, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फर्स्ट अपीयर इन मैच्योर लीफ एज कंपेयर यंग लीफ। मतलब नई पत्तियों में या यंग लीफ में इसकी डेफिशिएंसी का कैरेक्टर बाद में दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन इसका रहता है कि ये जैसे आपका मैग्नीशियम आयन है, इसकी डेफिशिएंसी का जो सिम्टम्स है पहले यंग लीफ में दिखाई देगा और उसके पश्चात फिर आपको दिखाई देगा कहां पर, आपका ये ओल्ड लीफ में दिखाई देगा। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट जो अपने को रट करके रखना है। आइए अब इसका अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आइए। देखिए, ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है और ये भी मोबाइल एलिमेंट है। मोबाइल एलिमेंट में हमने पढ़ा है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और साथ में आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी मोबाइल एलिमेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इसमें मोबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये भी मोबाइल है, लेकिन यदि इनमें हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मोबाइल ये है, उससे कम मोबाइल ये है, उससे कम मोबिलिटी इसमें पाई जाएगी। अब कॉन्सेप्ट को देखिए कि भाई मान लिया जाए हमारे पास क्या ये प्लांट है। प्लांट कैसे ग्रोथ करता है आपको मालूम है। ये जैसे यहां पर ये प्लांट है, ये प्लांट में आपका ये जैसे यहां पर ये लीफ है, ये क्या हो गई आपका, ये इसकी पत्ती हो गई। ठीक, अब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स कहां से आ रहा है आपका, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स आ रहा है। तो नाइट्रोजन हाईली मोबिलिटी होती है इसमें, ये बहुत तेजी से क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है ये मूव करेगा। हो गया क्लियर। अब देखिए ये लीफ है यहां पर। ठीक, ये लीफ जैसे जैसे यहां पर नई लीफ बनते जाएगी, हुआ क्लियर, ये नई लीफ यहां पे बनते जा रही है, आपका नई पत्ती बन गई है। ठीक, ये न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो लीफ है इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गई, ओल्ड लीफ हो गई, या ये क्या हो गई आपका मैच्योर लीफ हो गई। तो यहां पर जो नाइट्रोजन था ये बहुत ही फास्ट ग्रो करके आपका इनमें क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यदि प्लांट में नाइट्रोजन इसको प्रॉपर यहां से मिलना बंद हो जाए तो इसका जो नाइट्रोजन है वो तो ट्रांसफर हो गया, इधर यंग लीफ में ट्रांसफर हो गया। आया समझ में। और नीचे से नाइट्रोजन मिलना क्या हो गया है आपका, बंद हो गया है। ठीक, तो उस केस में डेफिशिएंसी पहले अपने को यहां पर दिखाई देगी, क्योंकि इसके पास जो नाइट्रोजन था ये हाई मोबिलिटी रेट होने के कारण ऊपर की तरफ यंग लीफ में क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया। और अब यहां से नाइट्रोजन मिलना क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का जो कैरेक्टर है पहले आपको मैच्योर लीफ में दिखाई देगा ड्यू टू हाई मोबिलिटी रेट ऑफ नाइट्रोजन। सेम उसी तरीके से फास्फोरस के केस में भी है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे, मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा है कि जस्ट उल्टा पॉइंट है। बोलने का मतलब यह है कि मान लिया जाए ये मैग्नीशियम की क्या हो गई, यहां पर आपका डेफिशिएंसी हो गई। ध्यान देना, अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, ये मैग्नीशियम आपका यहां तक का आपका ये पहुंचा है। ठीक है, और मैग्नीशियम की जो मोबिलिटी रेट है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मोबिलिटी रेट इसकी इनके कंपैरिजन में मैग्नीशियम की मोबिलिटी रेट कम है, तो ये आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जबकि यहां पर मैग्नीशियम आयन है और ये आगे नहीं बढ़ पाया है या बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, तो नाइट्रोजन की यदि डेफिशिएंसी होगी तो पहले ये सिम्टम्स अपने को कहां पर दिखाई देगा, यहां पर ये सिम्टम्स अपने को पहले दिखाई देगा।
और उसके बाद फिर ओल्ड लिप में इसकी डेफिशिएंसी अपने को दिखाई देगी। तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि जिसका मोबिलिटी रेट बहुत हाई रहेगा वो डेफिशिएंसी अपने को मैच्योर लिप में पहले दिखाई देगी, और जिसमें मोबिलिटी रेट एज कंपेयर कम है, मतलब यहां तक का पहुंच ही नहीं पाया है आपका मैग्नीशियम आयन, आया ध्यान में, जबकि इसके पास क्या है, मैग्नीशियम आयन है, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। आया पॉइंट समझ में अच्छे से? ये तो ये जो सिम्टम्स है ये मोबिलिटी रेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये रट करके रखना, उसके बाद उसकी मोबिलिटी रेट को आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आइए इसके बाद दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इसका भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। जैसे हम लोग यहां पे 3 कैटेगरी पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में। नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। 3 कंडीशन मैं बता रहा हूं, एक कंडीशन में बोल रहा हूं आपका ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, इसको हम यहां पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लिए हैं। देखिए एक आपका है ये फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया का आप एग्जांपल लेना, ध्यान रखना, ये एजोटोबैक्टर, ये क्या है आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मतलब एजोटोबैक्टर इज अ टाइप ऑफ फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल, मतलब मृदा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ध्यान रखना, ये करता है कि आपका जो भी आपका राइस है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, इसके अलावा आपका मेज में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, इसके अतिरिक्त आपका ज्वार में नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा की जाएगा, ठीक। तो ये आपको रट करके रखना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना कि धान के खेत में फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कौन है, तब आपको आंसर क्या देना है, यहां पर एजोटोबैक्टर आंसर देना है। और ये जो लूज एसोसिएशन और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल क्या है आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स में पाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में वीडियो भी उसका बना करके अपन दिए हैं, और सारे अच्छे पॉइंट इसके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब बच गया क्या हमारे पास, ये दोनों के बीच की एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं अपन लूज एसोसिएशन सिम्बायोसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये लूज एसोसिएशन सिम्बायोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब फ्री लिविंग और सिम्बायोसिस के बीच की कंडीशन है लूज एसोसिएशन सिम्बायोसिस। इसका एग्जाम्पल अपने को मिलता है, ध्यान रखना, एजोस्पाइरिलम। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, ये एजोस्पाइरिलम। जो एजोस्पाइरिलम है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां पर करता है, ध्यान रखना, ग्रासेस। ये क्या हो गया आपका, घास, ये हो गया आपका ग्रासेस। ग्रासेस बोलने का मतलब क्या हुआ आपका, ये सीरियल क्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये सीरियल क्रॉप, ये पढ़ चुके हैं अपन ये। अब सीरियल क्रॉप बोल दिया मतलब कौन सी सीरियल क्रॉप, सीधी सी बात है आपका क्या, ये राइस हो गया। राइस के अलावा क्या हो गया आपका, ये मेज हो गया, ठीक है, मेज मक्का हो गया। इसके अलावा क्या है आपका, ये सोरगम, ये अपन पढ़ते हैं, ये सोरगम, सोरगम वल्गेयर पढ़े थे अपन, ठीक है, सोरगम वल्गेयर जो ओट के नाम से इस प्लांट को अपन जानते हैं, ठीक। तो ये आपको नाम यदि दे रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहां पर एजोस्पाइरिलम है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि फ्री लिविंग लिखा है कि लूज एसोसिएशन की बात कर रहा है या सिम्बायोसिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सिम्बायोसिस है ये तो नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये केवल आपका ग्रासेस। भाई सीरियल क्रॉप वाली जो फैमिली है, ग्रेमनी फैमिली, ग्रेमनी फैमिली का न्यू नेम पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली को अपन क्या है, ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं। ये समझ में आ गया। तो राइस, मेज और सोरगम, इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है वो क्या, एजोस्पाइरिलम भी है। तो इस तरीके से एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम का डिफरेंस को ध्यान रखना। यदि फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोला है तो एजोटोबैक्टर आंसर लेना है, और लूज एसोसिएशन की बात करेगा या कुछ नहीं बोल रहा है आया ध्यान में, तब फिर आप एजोस्पाइरिलम आंसर ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था जो कि मैंने यहां पर आपको क्लियर किया, ठीक है। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अपने को जो पॉइंट यहां पर मिलेगा
वो आज अपने को देखना था। यहां पर ऑर्गेनिक मेन्योर से संबंधित पॉइंट अपने को देखना है। ऑर्गेनिक मेन्योर या फिर आपका जैविक खाद, मतलब यहां पर ध्यान रखना जो क्वेश्चंस या जिन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो या तो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, या फिर मैं खुद क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं, कोई ऐसा पॉइंट मेरे को लग रहा है कि पढ़ाते समय इसको मैंने ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं किया था, वो सारे पॉइंट को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब आइए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं ऑर्गेनिक मेन्योर। ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होता है? तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ जाइए, ये हुआ आपका ऑर्गेनिक मेन्योर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मेन्योर, हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं ये आपका जैविक खाद। ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक मेन्योर है, जैविक खाद। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लिविंग बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल है, ये दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, और एबायोटिक मतलब क्या हो गया आपका न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपन एबायोटिक बोलते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा यदि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, कार्बनिक पदार्थ के द्वारा यदि मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर ऑर्गेनिक मेन्योर कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर है इसका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, जैविक अपघटन भी होता है, ठीक। और कई बार क्या होता है कि बगैर जैविक अपघटन के भी इसको अपन एज ए मेन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर है इसको अपने क्या करते हैं, ये टू पार्ट में इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर को हमने क्या कर लिया, ये टू पार्ट में क्लासिफाइड कर लिया। एक अपन बोलते हैं यहां पर आपका ये बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर, ये क्या हो गया आपका बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर। और दूसरा क्या होता है आपके पास ये कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा क्या होता है आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर को। बल्की मतलब बल्क में मतलब एक अपने को सफिशिएंट अमाउंट में यहां पर अपने को सब्सटेंस मिल जा रहा है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है आपका कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एज कंपेयर कम हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आया समझ में। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें क्या है आपका ज्यादा रहेगा, और इसमें क्या रहता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये मोर अमाउंट में रहेगा एज कंपेयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। तो अब यहां पर ये जो बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर है इसका जो बहुत कॉमन एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इसको हम जानते हैं यहां पे FYM के नाम से जाना जाता है। FYM का मतलब क्या है, ध्यान रखना आपका, ये इसको बोलते हैं अपन ये फार्म यार्ड मेन्योर। ये क्या हो गया आपका फार्म यार्ड मेन्योर। मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि भाई फार्म बोलने का मतलब जो अपन फार्म हाउस बनाए हैं, या बहुत सामान्य भाषा में बोले गौठान, आए ध्यान में, गौठान मतलब जहां पर गाय वगैरह को रखा जाता है, या ये एरिया कहां पर होता है हमारा खेत खलिहान के आसपास का क्षेत्र होता है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जो भी हमारे पास कैटल्स हैं, जो एनिमल हैं, वो एनिमल क्या करेंगे कि किसी प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं, पूरा प्लांट को नहीं खाए, वो क्या किए कुछ पार्ट वहीं पर पत्ती, डंठल वगैरह, स्टाक वगैरह ये पड़ा हुआ है, एक पॉइंट। दूसरा, ये जो कैटल्स है, जो मवेशी है, वहां पे क्या करेंगे मल मूत्र का त्याग करेंगे, गोबर वगैरह वहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहां पर एकत्रित हो रही हैं, तो एक पूरा फार्म हाउस जैसा बना हुआ है। तो ये लार्ज अमाउंट में वहां पर क्या आपने को मिलेगा, क्योंकि उस फार्म हाउस में क्या है कि बहुत सारे कैटल्स हैं, उनका बहुत सारा फूड मटेरियल्स है, कुछ को खाएंगे, कुछ पार्ट वहीं पे पड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजों से अपन जब ऑर्गेनिक मेन्योर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान रखना आपका फार्म यार्ड मेन्योर के नाम से जाना जाता है। या ध्यान रखेंगे इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मोर अमाउंट में रहेगा एज कंपेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये हुआ आपका फार्म यार्ड मेन्योर, इसको अपन बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर में काउंट करते हैं। हो गया क्लियर? मतलब ये डायरेक्ट अपने को बिल्कुल नेचुरल तरीके से वहां पर प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर। तो जो कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर है, ये वाला जो ऑर्गेनिक मेन्योर है, ये पूरा डीकंपोजिशन है इसका बेस्ड, मतलब जैविक अपघटन पर आधारित है आपका बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर। जबकि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर है, इसमें जैविक अपघटन का रोल नहीं है।
आया समझ में? यहां पे जैविक अपघटन या डीकंपोजिशन का रोल यहां पर नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है एज ए ऑर्गेनिक मेन्योर के फॉर्म में उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान देना। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डीकंपोजिशन बेस्ड है और यहां पर क्या है, डीकंपोजिशन का रोल नहीं है। अब ये किस तरीके से होता है इसको अपन देखते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर है इसका ओरिजिन दो तरीके से होता है। दो तरीके से इसका ओरिजिन बोलने का मतलब क्या होता है कि या तो फिर क्या है इसका ओरिजिन प्लांट से इसका ओरिजिन होगा या फिर इसका ओरिजिन कहां से होगा, ध्यान रखना है आपका, एनिमल से इसका ओरिजिन होगा। मतलब प्लांट ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर एंड एनिमल ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, ठीक है। अब यहां पे प्लांट ओरिएंटेड बोलने का मतलब क्या है, ध्यान देना कि भाई जैसे आपने क्या किया कि मूंगफली का तेल को आपने निकाल लिया, मूंगफली का तेल आपने निकाल लिया। अब बचा आपके पास क्या है, ये ग्राउंड नट केक। भाई इसको अपन जो खली बोलते हैं कि भाई ऑयल को निकाल देने के पश्चात जो पार्ट बच जाएगा वो क्या कहलाता है, केक कहलाता है, या सामान्य हिंदी में अपन खली के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से एक ग्राउंड नट केक हो गया, सेफ्लावर केक हो गया, सोयाबीन केक हो गया, ठीक है। मतलब जितने भी प्रकार के जो ऑयली प्लांट्स हैं या जो ऑयली सीड हैं उसके ऑयल को निकाल देने के पश्चात जो सब्सटेंस वहां पे बच गया उसको अपन केक के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो केक बचा हुआ है इसमें प्रेजेंट होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये आपका ग्राउंड नट केक, सेफ्लावर, ठीक है। ये और क्या आ जाएगा इसमें आपका, ये ध्यान रखना है, ये सेफ्लावर केक होता है। और क्या होता है यहां पर आपका, ये सोयाबीन केक होता है। ये सबको अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की सफिशिएंट अमाउंट होने के कारण इसका पाउडर जैसा बना करके, मतलब इसको डिकंपोज करने की जरूरत नहीं है, इसका पाउडर जैसा बना करके अपन मेन्योर के फॉर्म में उसको क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ प्लांट ओरिएंटेड हो गया। उसी तरीके से एनिमल ओरिएंटेड बोलने का मतलब क्या होता है, इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एनिमल ओरिएंटेड की जब बात करेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नाइट सॉइल। क्या मिलेगा आपका, ये नाइट सॉइल। तो नाइट सॉइल को लेकर के मेरे को भी शुरू में क्लियर नहीं था इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब मानव के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब जो फिकल सब्सटेंस है, यूरिन है, ये सबको अपन कंसीडर करते हैं कि इसमें आपका नाइट सॉइल में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो उससे यदि अपन ऑर्गेनिक मेन्योर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको काउंट करेंगे एनिमल ओरिएंटेड में। तो नाइट सॉइल मींस ह्यूमन एक्सक्रीटा, मींस फिकल सब्सटेंस एंड यूरिन, ठीक है। मानव के जो मल मूत्र हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपको यहां पर पॉइंट आपको मिलेगा, यहां पर ब्लड मिल, और क्या मिलेगा आपका, ये ब्लड मिल मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई ब्लड में क्या है आपका, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन, ये सब ब्लड की प्रोटीन है। और प्रोटीन में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड बना होता है किससे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड से अपने को जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल रहा है ये भी ऑर्गेनिक मेन्योर के फॉर्म में का काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड मिल बोलते हैं। इसी तरीके से क्या होता है आपका फिश मिल, ठीक है। भाई जो मछली है फिश, उसमें भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, एमिनो एसिड। आया समझ में? तो यहां पर क्या है आपका ध्यान रखना, बोन मिल, क्या क्या चीज में आता है आपका ध्यान रखेंगे। एनिमल ओरिएंटेड में आपको क्या मिलेगा ध्यान रखना, आपका ये बोन मिल, ब्लड मिल, ठीक है। और क्या होगा, ये ब्लड मिल। ये सब चीजें मतलब बोन्स में भी क्या है आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और बाकी नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब तो रहना ही करेगा। तो यहां पर बोन्स मतलब हड्डी का चूरा या जो बोन का जो पाउडर है उसको भी क्या है ऑर्गेनिक मेन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, बर्ड्स ग्वानो, और क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना यहां पर, ये बर्ड्स ग्वानो बोलने का मतलब क्या है ध्यान रखना कि भाई जो बर्ड्स है, बर्ड्स का जो फिकल सब्सटेंस है या उसके द्वारा जो मल का त्याग किया जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्वानो के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस उपलब्ध हैं। तो बर्ड ग्वानो को आपको याद रखना है, ठीक। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है
कि बर्ड गुआनो क्या है, नाइट सॉइल क्या है, ब्लड मिल क्या है। तो ये सब चीजों को अपन काउंट करते हैं किसमें, एनिमल ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में इसको काउंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको ऑर्गेनिक मैन्योर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से हो गया, क्लियर हो गया। यहां पर बस जो बल्कि वाला है वो मेनली बेस्ड है डीकंपोजिशन, जैविक अपघटन के आधार पे, और दूसरा वाला जो है इसमें जैविक अपघटन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट इसको अपन क्या है वे ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर से रिलेटेड। और इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका फार्म यार्ड मैन्योर है, तो हालांकि क्या है कि बुक में तो सभी में परसेंटेज आपका दिया हुआ है कि किसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है। तो यदि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका बस परसेंटेज जरूर कर लेना कि फार्म यार्ड मैन्योर में आपका नाइट्रोजन कितना परसेंट है, इसके अलावा ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये क्या है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये आपका क्या है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। इसका जो परसेंटेज है ये क्या है आपका 0.5%, ये आपका क्या है 0.2%, और ये क्या है आपका 0.5%। मतलब आपको यदि बोलता है कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का परसेंटेज क्या होगा, तो ये डाटा आपको यहां पर याद रखना है। इतना ही है हमारा यहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर में। अब इसके बाद डिफरेंस आता है कि भाई कंपोस्ट मैन्योर क्या है और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, इसको भी अपन समझ जाते हैं यहां पर। ठीक, तो यहां पर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है नॉर्मली अपन ये मान के चलते हैं कि जो डीकंपोजिशन से जो बन रहा है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से अपन क्या करते हैं यहां पर देखिए। अब हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक अपन पढ़ते हैं क्या आपका ये ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद, और दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं ध्यान रखना आपका ये कंपोस्ट मैन्योर। ठीक है, दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं कंपोस्ट मैन्योर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये ध्यान देना। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है पड़ा हुआ है, क्या चीज, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या पड़ा हुआ है आपके पास, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये आपके पास पड़ा हुआ है। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ क्या पड़े हुए हैं आपके पास, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ पड़े हुए हैं। और इनका यदि अपन डीकंपोजिशन करें, इनका यदि हम जैविक अपघटन करें, मतलब इसके ऊपर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, और अटैक करके इनका डीकंपोजिशन कर देगा, और इससे जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक मैन्योर कहलाएगा। ये बात अलग है कि ऑर्गेनिक मैन्योर को आगे चल के हमने बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में क्लासिफाइड कर दिया है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरल आपको कोई बोल रहा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, तो आप बताएंगे इट इज फॉर्म बाय द डीकंपोजिशन ऑफ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका जो जैविक अपघटन होगा ये कैसा हो रहा है ध्यान रखना आपका, ये एरोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका जैविक अपघटन होगा, तब बनेगी अपने को ऑर्गेनिक मैन्योर। अब कई बार अपन क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको अपन क्या करते हैं एक गड्ढा बना लेते हैं। ये हमने इस तरीके से गड्ढा बना लिया, या यहां पे पीठ हमने बना दिया, और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इसके अंदर हमने डाल दिया। इसके ऊपर हमने मिट्टी की लेयर बना दी, ये क्या कर दिया हमने, ये मिट्टी की लेयर बना दी। इसके ऊपर फिर हमने क्या कर दिया, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने डाल दिया। फिर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ये मिट्टी की पूरी ये लेयर बना दिए। आया समझ में। इस तरीके से क्या होता है कि कंपोस्ट मैन्योर बनाने के लिए हम जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं, और उसके ऊपर मिट्टी को डाल देते हैं, मतलब मिट्टी की पूरी लेयर बना दिए। उसके ऊपर फिर अपन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ को डाल दिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दिए। तो इस तरीके से यहां पे जब इनका डीकंपोजिशन होगा तो वो क्या होगा, एनएरोबिक, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन में यहां पर जो मैन्योर तैयार होगी वो क्या कहलाएगी आपका कंपोस्ट मैन्योर के नाम से उसको जाना जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना। मतलब कोई बोलता है ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर के बीच के बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैविक अपघटन हो रहा है तो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होगी,
और यदि एनारोबिक कंडीशन में उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो कंपोस्ट मेन्योर कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब कई बार हम क्या करते हैं कि गड्ढा बना करके हमने डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उनके अंदर में डाल दिया और यहां पर हमने डाल दिया बहुत सारा क्या, अर्थवार्म। अर्थवार्म मतलब आपका केचुआ, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ी में अपन गेंगरुआ बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जो अर्थवार्म है एज ए फूड मटेरियल क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और फूड मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल के फॉर्म में छोटी छोटी इस तरीके से मिट्टी की गोलियां जैसे क्या करेगा, ये अपने बॉडी से अपचित भोजन के रूप में या अनडाइजेस्टिव फूड ग्लोब्यूल के फॉर्म में उसको रिलीज करेगा। तो इससे जो बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। यह हुआ आपका वर्मी कंपोस्ट। मतलब इस कंपोस्ट मेन्योर को फार्म करने के लिए यदि हम अर्थवार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या कराएगा, आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो कंटिन्यू आप बने रहिए। नेक्स्ट इसका जो वीडियो रहेगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।